बर्फ की सफेद चादर से ढकी खूबसूरत वादियों का प्रदेश लद्दाख। चीन और पाकिस्तान की आंखों में आंखें डालकर मजबूती से खड़ा रहने वाला लद्दाख, यहां तक कि मासूमियत की मिसाल और हौसले की इंतहा को साबित करने वाला लद्दाख आखिरकार मीडिया की लाइमलाइट में क्यों नहीं आया? लद्दाख के पीछे छूट जाने का क्या कारण हो सकता है? आर्टिकल 370 हटने के बाद और केंद्र शासित प्रदेश बनने तक, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होने के बाद और विधानसभा में 370 को लेकर हंगामा होने तक, लद्दाख की हालात और उसके सफर की पड़ताल पर आधारित यह रिपोर्ट समय निकालकर पूरा देखिए। रिपोर्ट कैसी लगी, अपने विचारों से मुझे भी अवगत कराइए। आपके लाइक और शेयर करने से काम करने का हौसला मिलता है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि निर्बाध गति से आप तक रिपोर्ट पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेएन लाइव और मैं हूं कौशलेंद्र झा। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के इस सेगमेंट में आपका स्वागत है। साल था 2019 और तारीख थी 5 अगस्त। भारत के संसद में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने वाला बिल पारित हो चुका था। इस बिल के पारित होते ही जम्मू कश्मीर से अलग होकर भारत के नक्शे पर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अंगराई लेने लगा। आपको याद होगा, उन दिनों लद्दाख में खूब जश्न मनाया गया था। लद्दाख के लोग आजादी के बाद से ही अपने स्वतंत्र अस्तित्व की मांग कर रहे थे। करीब 7 दशक बाद अपनी मांग पूरी होने पर लद्दाख जश्न मना रहा था। सवाल उठता है कि केंद्र शासित प्रदेश होने के बाद लद्दाख की उम्मीदों का क्या हुआ? इस सवाल का जवाब जानने से पहले इसके पृष्ठभूमि को समझ लेना बहुत जरूरी है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक लद्दाख की कुल आबादी 3 लाख बताई गई है। इसमें मुसलमानों की आबादी 46.4% है। बाकी के 53.6% आबादी बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों की है। लद्दाख में 2 जिला है, लेह और कारगिल। लेह में बौद्ध बहुसंख्यक है, जबकि कारगिल को मुस्लिम बहुल माना जाता है। लेह और कारगिल के बीच करीब 250 किलोमीटर का फासला है। दुर्गम सड़क मार्ग आवागमन का एकमात्र साधन है। इन्हीं कारणों से यहां के लोग लंबे समय से हवाई सफर की सुविधा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कारगिल में ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मांग उठने लगी है, जबकि दूसरी ओर लेह में हिल काउंसिल को और मजबूत बनाने की मांग जोर पकड़ने लगा है। आपको बता दें कि लद्दाख में ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल पहले से काम कर रहा है। सवाल उठता है कि भारत के लिए लद्दाख इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका जवाब अतीत में छिपा है। पन्ना पलटते ही लद्दाख और उससे जुड़े रहस्यों से परत दर परत पर्दा उठने लगता है। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि 7वीं शताब्दी से पहले लद्दाख के बारे में प्रामाणिक तौर पर बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। जो जानकारी है भी वह किंवदंतियों पर आधारित है। उसको प्रमाणित करना मुश्किल है। ऐसे में आज हम बात की शुरुआत 7वीं शताब्दी से करते हैं। 7वीं शताब्दी में लद्दाख का तिब्बतीकरण शुरू हो चुका था। इससे पहले लद्दाख पर कश्मीर और वहां की संस्कृति का जबरदस्त प्रभाव हुआ करता था, पर यह पूरा इलाका बौद्ध धर्म के अनुयायियों का गढ़ भी माना जाता था। यानी यह पूरा इलाका कश्मीरी कला और लामा युग के द्वंद्व से बाहर निकलने की कोशिश में जुटा था। 9वीं शताब्दी आते आते तिब्बत की संस्कृति लद्दाख में हावी होने लगी। लद्दाख का यह पूरा इलाका धार्मिक पुनर्जागरण यानी रेनेसां की दौड़ में था। ऐसे में लद्दाख को समझने के लिए तिब्बत में होने वाली घटनाओं को भी समझना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9वीं शताब्दी में तिब्बत का इलाका मध्य एशिया का महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति का इलाका बन चुका था। उन दिनों तिब्बत में यारलुंग वंश का शासन हुआ करता था। यारलुंग वंश के राजाओं ने तिब्बत की सीमाओं का विस्तार करते हुए चीन के बहुत बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमा लिया था। बाद के दिनों में चीन ने मुगलों के साथ गठजोड़ किया और हमले रुक गए। इधर तिब्बत में बौद्ध धर्म का विस्तार अब जोर पकड़ने लगा था।
इस बीच बौद्ध धर्म गुरु बौन सामनवाद के अनुयायी दो गुटों में बट गए और दोनों गुटों के बीच उत्पन्न तनाव से कालांतर में तिब्बत को बहुत नुकसान हो गया। इसके असर से लद्दाख भी अछूता नहीं रहा। 836 ईस्वी में तिब्बत के शक्तिशाली राजा राल्पकन की रहस्यमयी तरीके से हत्या हो गई। राल्पकन के बाद उनके भाई लैंगदर्मा तिब्बत के राजा बन गए। लैंगदर्मा बौद्ध धर्म को पसंद नहीं करते थे। नतीजा 842 में एक बौद्ध भिक्षु ने लैंगदर्मा की हत्या कर दी। यह घटना कालांतर में तिब्बत के पतन का कारण बन गया। तिब्बत में केंद्रीय शक्ति अब कमजोर होने लगा और रियासत आजाद होने लगे। यही वो दौर था जब लद्दाख भी तिब्बत से अलग होकर आजाद हो गया। हालांकि 10वीं शताब्दी में तिब्बत के राजा लहाचेन पालगई ने एक बार फिर लद्दाख पर कब्जा कर लिया। लहाचेन के वंशजों का शासन 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस अवधि में लद्दाख की सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाओं में कई बदलाव हुए। बौद्ध धर्म अब राजधर्म बन चुका था। कहते हैं कि यही वो दौर था जब लद्दाख का तिब्बतीकरण हुआ या बहुत तेजी से हुआ। 14वीं शताब्दी में तसोंग खापा ने गेलुप पा की स्थापना कर दी। इसको पीली टोपी वाली संस्थान भी कहा जाता है। 15वीं शताब्दी के अंत में लद्दाख आए उनके अनुयायियों ने लद्दाख में गेलुकपा या गोम्पा एस्टीफोक की स्थापना कर दी और लद्दाख के लोग गोम्पा के आदेशों का पालन करने लगे। 1533 में चेवांग नामग्याल ने तिब्बत पर कब्जा करके न्यामग्याल राजवंश की स्थापना कर दी। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा सिंगे नामग्याल को माना जाता है। 17वीं शताब्दी में सिंगे नामग्याल ने लद्दाख में गोम्पाओं का निर्माण कराया। लेह पैलेस का भी इसी कालखंड में निर्माण हुआ। वर्तमान में उसका जीर्णोद्धार चल रहा है। सिंगे नामग्याल के निधन के बाद उनका राज कई हिस्सों में विभाजित हो गया। वर्तमान लद्दाख की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होता है। आपको बता दें कि 1705 में देलदान नामग्याल ने लद्दाख में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा स्थापित किया था। वर्ष 1970 तक भगवान बुद्ध की यह सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती थी। वर्ष 1970 के दशक में थिक्से गोम्पा ने इससे भी बड़ी प्रतिमा की स्थापना कर दी। बाद के दिनों में मदद के बदले मुस्लिम शासकों ने लेह में मस्जिद निर्माण करने की शर्त रख दी। शर्त मान लिया गया। यहीं से लद्दाख में इस्लाम धर्म का उदय शुरू हो गया। कालांतर में मुगलों ने और कई शर्त लगाने शुरू कर दिए। इसमें सबसे प्रमुख शर्त था वार्षिक श्रद्धांजलि का देना। 18वीं सदी आते आते शासन में सहायता के लिए गांव के बुजुर्गों को सत्ता में शामिल करने की प्रथा चल पड़ी। यह प्रथा संभवतः गांव के मुखिया की परंपरा का आधार रही होगी। कमोबेश यह प्रथा लद्दाख में आज भी प्रचलन में है। इसी दौर में लद्दाख में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हो गई। धार्मिक ग्रंथों के छपने का सिलसिला शुरू हो गया। धार्मिक ग्रंथ तिब्बती भाषा में लिखे गए। इससे लद्दाख में तिब्बत का सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ने लगा। इस बीच 18वीं सदी में जम्मू कश्मीर का शासन सिख राजा रणजीत सिंह के कब्जे में चला गया। जम्मू में सिख सेना के जनरल थे जोरावर सिंह। जोरावर सिंह ने लद्दाख पर आक्रमण कर दिया। इसको इतिहास में 1834 का डोगरा आक्रमण के नाम से जाना जाता है। इस लड़ाई में लेह पैलेस को उन दिनों बहुत नुकसान हो गया था। जोरावर सिंह ने लद्दाख को जम्मू कश्मीर में शामिल कर लिया। बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने लद्दाख को अधिकृत तौर पर जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा बना दिया। भारत के आजाद होने के बाद अनुच्छेद 370 के साथ यह स्थिति बनी रही। लेकिन 5 अगस्त 2019 को इतिहास ने करवट बदली और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया। ऐसे में जम्मू कश्मीर के विधानसभा में आर्टिकल 370 के पुनर्बहाली की मांग पर लद्दाख में तीखी प्रतिक्रिया का होना लाजमी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।